हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट फार्मूले बताया था, जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब सेल कांस्टेंट, इन सब के बारे में डिटेल में बताया था। आज की वीडियो लेक्चर में उसी सीरीज में हम लोग कुछ नई बातों को समझेंगे, कुछ नई चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने हेडिंग लिखा हुआ है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी बोलिए, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर को बढ़ा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। तो ऐसी कंडीशन में इन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस बात को समझते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस की, बात करते हैं, ये कंडक्टेंस हो गया और कंडक्टेंस को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मोलर कंडक्टिविटी, या इसी को मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं, और इसको मैं डेल्टा एम एस इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या इसी को इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कहते हैं, इसको लेमडा ई क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इन तीनों की मैं अगर बात करूँ तो डाइल्यूशन को, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने पर इन तीनों की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इन तीनों की वैल्यू डायरेक्टली जो किस पर डिपेंड करेगा, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग जितना डाइल्यूट करेंगे, इन तीनों की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो ऐसी कंडीशन में आयन की कंडक्टिविटी, आयंस का मूवमेंट भी बढ़ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसकी बात करता हूँ, ये देखिए, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करता हूँ, या इसी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, जिसका सिंबल के है, कप्पा है। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के डाइल्यूशन से देखें तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, और कौन से सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू कम क्यों हो जाती है? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इस कंटेनर में मैंने 1 लीटर पानी लिया हुआ है और उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डिजॉल्व है। अगर इसको मैं डाइल्यूट करके 5 लीटर कर देता हूँ तो नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जा रहा है बेटा। तो जो आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो 5 लीटर सॉल्यूशन में हो जा रहा है बेटा। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। जो 1 लीटर पानी में अगर 10 आयन थे, तो अब वही जो 10 आयन 5 लीटर पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा। और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसा किस लिए होता है ये? क्योंकि अगर इसके लिए हम लोग गए हैं, बिकॉज number of ions per unit volume decreases on dilution of electrolytic solution, electrolytic solution। ये बात आप ध्यान रखिएगा बेटा। ये विंडो बंद कर दीजिए बेटा जी।
because the number of ions per unit volume decreases on dilution of electrolytic solution। ये सबसे मेन कारण है। और यहाँ पे क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि जब डाइल्यूट कर रहे थे सॉल्यूशन को तो ऐसी कंडीशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा था, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा था। आयंस के मूवमेंट के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोवाइड हो रहा था। जब मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोवाइड हो रहा था तो जाहिर सी बात है कि आयंस का मूवमेंट बढ़ जाएगा। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, और ये सेकेंड टॉपिक है कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ये देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि हम लोग यहां पर लेमडा एम की बात कर रहे हैं विद डाइल्यूशन, और ये किसके लिए है? फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इन दोनों तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग इन दोनों तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस के बारे में जो है डिस्कस करते हैं, तो आप जानते हो कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ऑलमोस्ट डिसोसिएशन होता है, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो चाहे डाइल्यूट हो, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो यानी कि नंबर ऑफ आयंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो चाहे डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन कहाँ पे फर्क पड़ जाता है? अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो ऐसी कंडीशन में इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस कैटायंस एनायन के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो ऐसी कंडीशंस में आयन की मूवमेंट क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। और अगर आयन का मूवमेंट बढ़ जाएगी तो थोड़ा सा कंडक्टेंस कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। लेकिन अगर उसी सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट कर देते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, यानी कि डिसोसिएशन का रेट बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, दो साइंटिस्ट थे या कह सकते हैं हम लोग तीन तरीके के साइंटिस्ट थे। एक का नाम डिबाई था, दूसरे का नाम हकल था, तीसरे का नाम ओनशेंगर था। तो उन्होंने एक इक्वेशन दिया था, और ये इक्वेशन क्या कहलाता है, जरा इस बात को समझिएगा कि लेमडा एम सी इक्वल टू लेमडा एम ये नॉट माइनस ए, और यहाँ पे देखेंगे सी के पावर हाफ, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ये एक इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लेमडा एम सी इक्वल टू लेमडा एम ये नॉट माइनस ए, और ये सी हाफ की जगह जो था रूट सी लिख सकता हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि लेमडा एम सी क्या है, तो इसको कहूँगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। तो इसको हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट एट गिवन कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन दिया हो उस पे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लेमडा एम नॉट, या इसी को मैं लिख सकता हूँ लेमडा एम, यहाँ पे इन्फिनिटी लगा देता हूँ। ये दोनों का मतलब सेम होता है। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं कि सॉल्यूशन इतना डाइल्यूट हो गया कि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है वो उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल अमाउंट में है, तो ऐसी कंडीशन में इसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये देखिए, इसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग मोलर
कंडक्टिविटी, इसको ऐसे कहते हैं या इसी को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस तरीके से कहते हैं। यहां पर C क्या है? C इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का कंसंट्रेशन है, तो C क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, यह इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है। अगर मैं यहां पे A की बात करता हूं तो A क्या है? ये एक कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये जो एक कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस पर कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव चार्ज है इस बात पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट के नेचर का मतलब पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में A की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, याद रखिएगा। ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन को कहते हैं, ये डिबाई हकल ओनशेंगर इक्वेशन इस नाम से जाना जाता है। और ये जो डिबाई हकल ओनशेंगर इक्वेशन नाम पड़ा है, डिबाई साइंटिस्ट का नाम है, हकल एक साइंटिस्ट का नाम है, ओनशेंगर एक साइंटिस्ट का नाम है। तीन अलग अलग साइंटिस्टों ने मिलकर इसको दिया था, इसलिए इसको डिबाई हकल ओनशेंगर इक्वेशन भी कहते हैं। और ये इक्वेशन कब बहुत अच्छी तरीके से काम करता है? जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट सब्सटेंस, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट सब्सटेंस बहुत कम है, ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब मैं इसके लिए एक ग्राफ बनाऊंगा और उस ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है और साथ ही साथ कंसंट्रेशन। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, यह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और कंसंट्रेशन, इन दोनों के बीच में जो है नेगेटिव साइन है, यानी कि इसका कैसा जो है रिलेशन है, इसका रिलेशन इनवर्सली है। यानी कि अगर जो तक कंसंट्रेशन कम होगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, अगर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ेगा तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये जो ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट जो तक किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं ए कांस्टेंट की बात करता हूं तो जैसे मान लीजिए कि ये NaCl है, तो सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गिवन सॉल्वेंट जैसे वाटर में मान लेते हैं तो A की वैल्यू इसके लिए 1 होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करता हूँ, MgCl2 की बात करता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? मैग्नीशियम पे आप देखिए कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2, क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो A की वैल्यू इसके लिए कितना होगा? 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं मैग्नीशियम सल्फेट की बात करता हूँ, MgSO4 की बात करता हूँ, तो मैग्नीशियम के लिए A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैग्नीशियम पे आप देख रहे हो कि 2 पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो A की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, उस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस पर टोटल कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि किसी सेम तरीके के इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए कांस्टेंट A की वैल्यू सेम होती है। जैसे NaCl है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, KCl है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, तो सबके लिए A की वैल्यू 1 होगी। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसकी जगह मैं कैल्शियम क्लोराइड लेता हूँ, इसी के लिए जगह अगर मैं जो है बेरियम क्लोराइड लेता हूँ, बेरियम का ब्रोमाइड लेता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए भी A की वैल्यू सेम होगी। जैसे मैं मैग्नीशियम सल्फेट लेता हूँ या कैल्शियम सल्फेट ले लेता हूँ
या मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इन सब के लिए ए की वैल्यू 2 होगी। तो सेम तरीके के इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के लिए जो कांस्टेंट ए है उसकी वैल्यू सेम होती है। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ग्राफ बताने जा रहा हूं, और इस ग्राफ को आप ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें, और ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करते हैं, ये देखिए, ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये ग्राफ है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये ग्राफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी यूनिट होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन C के पावर हाफ है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं मोल पर लीटर के पावर हाफ कह सकते हैं, या -1 कह सकते हैं। एक ही बात है, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है। ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम क्लोराइड ले सकता हूँ, सोडियम क्लोराइड ले सकता हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड ले सकता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकता हूँ, ऐसा कोई भी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट करने पर डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंडक्टिविटी भी ऑलमोस्ट सेम होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है जरा समझिएगा आप। ये जैसे ये देखिए, ये इस तरीके से हो रहा है, और ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, यानी कि ये ग्राफ अगर देखें तो इस तरीके से इससे थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना भी हम नहीं कहेंगे। ये देखिए, ये ऐसे हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे जो है डाइल्यूशन कम हो रहा है, तो डाइल्यूशन कम होने पर जो है इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है पोटेशियम, और ये किसके लिए मैंने बताया है, ये KCl के लिए बताया है, और ये KCl के लिए किसकी वैल्यू है, लैम्डा m0 की, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी कि अगर जो सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं तो आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कैटायंस एनायंस में कम हो जाएंगे, आयंस का इंडिपेंडेंट मूवमेंट बहुत फास्ट हो पाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखते हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप देखोगे जैसे जैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं वैसे वैसे जो है कंडक्टिविटी इसकी बढ़ती जाती है। और ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ आप देखेंगे ये किसके लिए है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, इन सब के लिए ग्राफ है। तो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जाम दोनों के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राफ भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल बताने जा रहा हूं, और ये रूल्स किसके लिए है, इसको कहते हैं कोलराउच लॉ कहते हैं। आइए देखते हैं कोलराउच लॉ। कोलराउच लॉ अगर हम इसकी बात करते हैं, कोलराउच लॉ कोलराउच लॉ, जैसा कि नाम से ही पता चला कि कोलराउच एक साइंटिस्ट का नाम था। और ये जो कोलराउच साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या बताया था कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये NaCl है, ये KCl है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हैं। तो NaCl की अपनी कुछ कंडक्टिविटी होती है, KCl की कुछ कंडक्टिविटी होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड की कुछ कंडक्टिविटी होगी, कैल्शियम सल्फेट की कंडक्टिविटी होती है। ये सब सारे के सारे जो क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, जिनका एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टेन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। तो इन्होंने बोला कि ये NaCl है, ये जब डिसोसिएट होगा तो Na+ और Cl- देगा। KCl है तो ये डिसोसिएट होकर K+ और Cl- देगा। मैग्नीशियम क्लोराइड है तो ये क्या देगा, मैग्नीशियम आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। कैल्शियम सल्फेट है तो ये डिसोसिएट होकर कैल्शियम आयन और क्या देगा, सल्फेट आयन देगा। तो इन्होंने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है
उस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का जो टोटल कंडक्टिविटी होती है उसके आयंस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है कि उसके कैटायंस कितनी कंडक्टिविटी होगी उसकी, और एनायंस की कितनी कंडक्टिविटी होगी। पोटेशियम आयन कितना जो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्लोराइड आयन कितना करेगा, मैग्नीशियम आयन कितना करेगा, क्लोराइड आयन कितना करेगा, कैल्शियम आयन कितना करेगा, सल्फेट आयन कितना करेगा। और इन दोनों का, ये दोनों कैल्शियम और सल्फेट सेम इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के पार्ट हैं। मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन मैग्नीशियम क्लोराइड के ही पार्ट है, पोटेशियम और क्लोराइड आयन पोटेशियम क्लोराइड के ही पार्ट है, सोडियम और क्लोराइड आयन सोडियम क्लोराइड के ही पार्ट है। लेकिन सेम इलेक्ट्रोलाइट के पार्ट होते हुए भी इनका आपस में कोई जो है रिलेशन नहीं होता है, इनमें इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है। और जिसमें जितना ज़्यादा जो था माइग्रेशन होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियलिटी होगी, जितनी अधिक जो था मूवमेंट होगा, वो उतनी अधिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसको कहा जाता है कोहलॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, कोहलॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब आप समझ सकते हो, मूवमेंट से समझ सकते हो, ऑफ आयंस। जैसे अगर मैं इसी बात को एक एग्जांपल से लूं कि एक घर में जो है एक कपल रहते हैं, पति और पत्नी दोनों रहते हैं, दोनों वर्किंग पर्सन हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं। तो पति जो है पत्नी से ज़्यादा कमा सकता है या पत्नी भी जो है पति से ज़्यादा कमा सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करती है? ये उनके पोटेंशियलिटी पर डिपेंड करती है, उनके नॉलेज पर डिपेंड करता है, उनके हार्ड वर्किंग पर डिपेंड करता है, उनके स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है। तो जो ज़्यादा टैलेंटेड होगा, जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, जिसमें ज़्यादा कैलिबर होगा, जिसमें जितना पोटेंशियलिटी होगा, वो उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा, उसकी अर्निंग उतनी ही अधिक होगी। आए समझ में? तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि दोनों सेम कपल है, दोनों के बीच में मैरिज है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों की इनकम सेम हो। जिसकी जितनी अधिक पोटेंशियलिटी होगी, जो जितना ज़्यादा जो टाइम देगा, जो जितना ज़्यादा टैलेंटेड होगा, जो जितना ज़्यादा पोटेंशियलिटी वाला होगा, उसकी अर्निंग उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सेम इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के पार्ट हैं, लेकिन Na+Cl- दोनों का इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है, दोनों की अपनी पोटेंशियलिटी होती है, और जो जितना ज़्यादा मूवमेंट करके आएगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी उतनी ही अधिक होती है। यही कहलाता है कोहलॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन कहलाता है। बहुत सिंपल वे से मैंने आपको बताया, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? इसलिए इसका नाम है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस है। क्लियर हुआ? अब मैं आपको कोहलॉज लॉ का एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं। इसके एप्लीकेशन को समझिएगा कि कोहलॉज लॉ का क्या एप्लीकेशन है। ये देखिए, अब मैं आपको इसके एप्लीकेशंस बताने जा रहा हूं कि इनके एप्लीकेशंस क्या है कोहलॉज लॉ का। तो कोहलॉज लॉ का पहला एप्लीकेशन ये है, फर्स्ट एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी भी अननोन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसी को मैं कह सकता हूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोनों एक ही चीज़ है। मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन को इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दें कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस नेग्लिजिबल अमाउंट में हो, बहुत कम अमाउंट में हो, तो ऐसी कंडीशन में ये टर्म यूज होगा। फॉर अननोन वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जरा समझिएगा। जैसे हमारे पास होते कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये सोडियम एसीटेट है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी दी गई है? सोडियम एसीटेट की। हमको दिया गया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दी गई है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है NaCl का। ये सारी चीज़ें गिवन हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? दी गई हैं, वैल्यूज दी गई है किसी क्वेश्चन में। और हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको फाइंड आउट करना है एसिटिक एसिड जो अननोन है, इसका क्या होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। इट इज आस्किंग, ये पूछा गया है।
तो हमको क्या करना होगा, इसको लॉजिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर किसी चीज़ से डिवाइड करना है, किसी नंबर से, तो डिवाइड भी हम लोग कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये देखिए, ये CH3COOH है। अगर इसको हम लोग आयोनाइज करते हैं तो आयोनाइज करने पर क्या बनेगा, CH3COO- बनेगा, और ये देखिए जो तो ये H+ बनेगा। ये कहलाएगा लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ स्टेट आयन, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कहलाएगा, यानी कि स्टेट आयन और हाइड्रोजन आयन मिलकर इसका फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हैं, सोडियम स्टेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, इनको हम लोगों को इस मैनर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, या किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े, ताकि केवल जो है स्टेट आयन और हाइड्रोजन आयन ये दोनों बचे हैं, ये दोनों एडिशन कंडीशन में हो, और बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए। अब आइए देखें कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमको निकालना है CH3COOH का फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए ये एसीटेट आयन है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन आयन है। यहाँ पे सोडियम स्टेट में स्टेट आयन है और सोडियम आयन है। इसमें HCl में जो था H+ और Cl- है, तो इसका स्टेट आयन और इसका हाइड्रोजन आयन अगर ऐड होगा तो ऐसी कंडीशन में एसिटिक एसिड बन जाएगा। लेकिन ये Na+ और Cl- एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसमें Na+ और Cl- है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये देखिए, इसको हम लोग कहेंगे कि CH3COONA लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम स्टेट प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, फिर हम लोग कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। अब अगर इसको हम लोग करेंगे, आयोनाइज करें, तो ये देखिए यहाँ पर CH3COO- ये हो गया आयनिक कंडक्टेंस, प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl- हो गया, माइनस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na+ हो गया, माइनस आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl- हो गया। अब अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो ये देखिए, ये Na+ और ये -Na+, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, कुछ नहीं बचेगा। ये आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl- और ये आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl- ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या बचा, ये देखिए स्टेट आयन और ये हाइड्रोजन आयन बचा। इनकी जो भी वैल्यू होगी इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको किसका आ जाएगा वैल्यू, एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल आएगा। अब किसी क्वेश्चन, नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको कोल्हाउच लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ाने जा रहा हूं। और ये कोल्हाउच लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। पहली बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, सबका डिसोसिएशन रेट एक जैसा नहीं होता है। कोई बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, कोई स्लो होता है, कोई उससे स्लो होता है, कोई बहुत ही स्लो होता है। तो यानी कि जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अधिक होगा उससे नंबर ऑफ आयंस जल्दी बनेंगे, नंबर ऑफ आयंस अधिक भी होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा की बात करें तो अल्फा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह सकते हैं। ये देखिए एक ही बात है, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि चाहे लेमडा m0 लिखिए चाहे लेमडा m इन्फिनिटी लिखिए, ये दोनों का मतलब सेम होता है। इस फॉर्मूले से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू किसी गिवन कंसंट्रेशन पे पता है और उसको डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता चल जाएगा। ये सेकेंड एप्लीकेशन हो गया। इसी तरीके से थर्ड एप्लीकेशन है, और थर्ड एप्लीकेशन क्या है, हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और डिसोसिएशन कांस्टेंट किसको कहते हैं बेटा, वीक एसिड के लिए Ka और वीक बेस के लिए Kb होता है, इसके लिए अप्लाई होता है। तो थर्ड एप्लीकेशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। और डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब Ka और Kb से है। Ka सिंबल वीक एसिड के लिए अप्लाई होता है और Kb सिंबल वीक बेस के लिए अप्लाई होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैं एक मोनो बेसिक वीक एसिड लेता हूं, और ये मोनो बेसिक वीक एसिड क्या हुआ, ये है एसिटिक एसिड है, CH3COOH है। ये एक हाइड्रोजन आयन देगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक OH माइनस चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो बेसिक वीक एसिड कहेंगे। अगर इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में डिजॉल्व करने पर एसीटेट आयन बनेगा और हाइड्रोजन आयन बनेगा। अगर मैं यहाँ पे इसके इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करता हूँ तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका अगर C है तो इसका कितना होगा, 0 0 होगा। अगर इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, एट इक्विलिब्रियम, ये देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, तो इस C से इसके एक मोल से, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है मतलब एक मोल है, अगर C अल्फा जो डिसोसिएट हो रहा है तो इसके एक मोल के लिए C अल्फा, इसके एक मोल के लिए C अल्फा बनेगा। अब अगर इस C मैं कॉमन ले लूँ तो इसी को मैं 1 माइनस अल्फा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इसके लिए अगर हम लोग Ka की वैल्यू लिखते हैं तो Ka इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, यानी कि C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C, और ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये बातें होगी। अब अगर आप देखो तो ये C और C मोलर कंसंट्रेशन कैंसिल हुआ, तो इसी को मैं कह सकता हूं कि Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं Ka की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई मोनो एसिडिक बेस है और वीक मोनो एसिडिक बेस है, जैसे अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई क्या है, NH4OH है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक मोनो एसिडिक बेस है, एक OH माइनस देगा तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक H प्लस चाहिए। तो इसके लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला होगा। मैं कहूँगा कि Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला यूज कर दूंगा। तो इस फॉर्मूले से हमको Kb की वैल्यू निकल आएगी। Ka क्या कहलाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, और Kb क्या कहलाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस कहलाता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, जितनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि लैम्डा MC, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर ये वैल्यू मैं पुट कर दूं तो इसी फॉर्मूले को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए मैंने क्या बोला कि ये जो फॉर्मूला है Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये आया हुआ है। इस फॉर्मूले में मैं अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू रखता हूं। देखिएगा, ये फॉर्मूले का मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। Ka इक्वल टू C इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, ये गिवन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1 माइनस लेमडा MC डिवाइडेड बाय लेमडा M नॉट हो जाएगा। इतनी बात आ जाएगी।
अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो के ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सी इंटू लेमडा एम, ये सी का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई अगर हम लोग इसको करेंगे तो लेमडा एम ये नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसको लेते हैं एलसीएम लेते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, लेमडा एम नॉट माइनस लेमडा एम सी डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई वाला कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये देखिए बेटा जी, अब अगर आप देखो तो यहाँ पर से एक और यहाँ पे 2 है, 2 है, स्क्वायर है, तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, के ए इक्वल टू सी इंटू मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन, इसका स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई ये देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इनटू ये देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले से वैल्यू देखिए ये इस तरीके से आ गया, ये देखिए, ठीक है ना। ये क्या है, सी कंसेंट्रेशन, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से के ए की जगह हम लोग के भी लिख देंगे, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा, वीक मोनो बेसिक एसिड, सॉरी वीक मोनो एसिडिक बेस के लिए होगा, जैसे NH4OH के लिए हो जाएगा। तो ये मैंने आपको थर्ड एप्लीकेशन बता दिया। अब हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं कि चौथा एप्लीकेशन क्या है, इसको देखते हैं। अगर हम लोग फोर्थ एप्लीकेशन के बारे में पढ़ें, इसका फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, तो आइए करके देखते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। पहली बात, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वही होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम होती है, बहुत स्लो होती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे सिल्वर क्लोराइड हो गया, जैसे कि बेरियम सल्फेट हो गया, ये देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे लेड सल्फेट हो गया, ये PbSO4 हो गया, ये सब है। तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, ये कंडक्टिविटी, और यहाँ पे अगर सीजीएस सिस्टम में लेते हैं तो 1000 हो जाएगा, और ये मोलैरिटी, ये फॉर्मूला बताया था। लेकिन इस फॉर्मूले के पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है और मोलैरिटी, या इसी को मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, ये दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की यूनिट भी क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, और मोलैरिटी की यूनिट भी क्या होती है, मोल पर लीटर ही होती है। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉल्यूट के कितने मोल से डिजॉल्व होंगे वही उसकी सॉल्युबिलिटी या मोलैरिटी कहलाती है। तो अगर मुझे सॉल्युबिलिटी निकालना है, सॉल्युबिलिटी का सिंबल S होता है और मोलैरिटी का सिंबल क्या होता है, कैपिटल M होता है, ये सबको पता है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये मोलैरिटी, या इसी को मैं कह दूं सॉल्युबिलिटी, S है, S का मतलब क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी, इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी। और अगर ये मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन पे है तो यहाँ पे C लिखेंगे। अगर तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है या लिमिटिंग कंडीशन में है तो यहाँ पे 0 नॉट लगा देंगे या इनफाइनाइट का साइन लगा देंगे। तो इस फॉर्मूले की यूज करके हम लोग किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 5वां एप्लीकेशन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा
जरा ध्यान दीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको फिफ्थ एप्लीकेशन कोहलॉच लॉ का बताने जा रहा हूं, और वो फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर हम लोग वाटर को आयोनाइज करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ होता है और हाइड्रोक्साइड आयन का भी कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 10⁻14 आएगा। ये कहलाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को KW सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसा आप लोगों ने ऑलरेडी किसमें पढ़ा हुआ है? आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। इसी चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। इसी बात को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो 1 × 10⁻14 है, ये वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोहलॉच लॉ के एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप वाटर को आयोनाइज करोगे तो H+ बनेगा OH-। तो जो लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू हाइड्रोजन आयन की होती है, ये 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है, और हाइड्रोक्साइड आयन के लिए लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस की वैल्यू 198.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। तो अगर हम लोग कोहलॉच लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H+ और आयनिक कंडक्टेंस ऑफ OH- को ऐड करेंगे तो 548.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। अब एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जो कंडक्टिविटी होती है, जिसको कप्पा कहते हैं या स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, ये 298 केल्विन पर एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है। वाटर के लिए कितना होता है? 5.54 × 10⁻8 होता है साइमन पर सेंटीमीटर। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि लैम्डा m0 = K × 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब मोलर कंसेंट्रेशन। यहाँ पे मोलर कंसेंट्रेशन किसका होगा? हाइड्रोजन आयन का या हाइड्रोक्साइड आयन का, क्योंकि दोनों के इक्वल मोल्स हैं तो इक्वल मोलर होंगे। तो ये देखिए, ये मोलरिटी क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। अगर ये हम लोग निकालते हैं तो ये लैम्डा m0 नीचे आ जाएगा। अब सारी वैल्यू अगर मैं प्लेस कर देता हूँ कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस K की वैल्यू 5.54 × 10⁻8 × 1000 डिवाइडेड बाई 548.3 हो गया। सॉल्व करने पर ये वैल्यू कितना आ रहा है? 1.01 × 10⁻7 ग्राम आयंस पर लीटर। ये कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का भी है और हाइड्रोक्साइड आयन का भी है। अब अगर मैं KW की वैल्यू लिखता हूं, इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन, OH- आयन का कंसंट्रेशन, तो ये 1.01 × 10⁻7 × 1.01 × 10⁻7, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.02 × 10⁻14, या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 × 10⁻14 कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आया। तो ऐसे मैंने आपको कोहलॉच लॉ के सारे जो तब पांचों एप्लीकेशन मैंने बताया कि किस तरीके से कोहलॉच लॉ को हम लोग आगे समझ सकते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में जो था डिटेल बताने जा रहा हूँ। और सारी बातें एक एक करके आप ध्यान से समझिएगा, मन लगा के समझिएगा। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। कोहलॉच लॉ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बताऊंगा, सब याद रखिएगा। इसके न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फार्मूले बताए थे और आज जितने भी फार्मूले बताए हैं, इन सारे फार्मूलों को आप याद रखिएगा। अब मैं आपको एक अगला जो था फैक्टर बताने जा रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। आइए देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन को अफेक्टेड करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, किसी में कंडक्शन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो होती है, किसी में कम होता है।
तो उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो फैक्टर मैं लेने जा रहा हूँ वो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का नेचर, ये देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन दो बातों पर डिपेंड करता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात जो तक किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। दो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस में कंपेयर करता हूं, एक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस में आयंस कम प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, दूसरे में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अधिक है, उससे नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस अधिक प्रोड्यूस होंगे उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी अधिक होगा। तो ये देखिए, नंबर ऑफ आयंस इस पे डिपेंड करता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट और फैक्टर है कि अगर मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हैं, उनका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, उससे नंबर ऑफ आयंस होता है सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेम नंबर में प्रोड्यूस हो रहे हैं। मान लीजिए 10 आयन भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, 10 आयन होता है किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में भी हो रहे हैं। तो दूसरा फैक्टर इस पर भी डिपेंड करता है कि किसके आयंस में मूवमेंट फास्ट होगा। जिसके आयंस में मूवमेंट फास्ट होगा उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन अधिक होगा। तो ये देखिए, ये डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है। तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस अधिक होगा, जिसके आयंस में मूवमेंट यानी कि कैटायंस एनायंस में मूवमेंट अधिक होगा, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी अधिक होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस की बात अगर मैं करूं तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, ये सारे सॉल्ट हैं। ये देखिए HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनका ऑलमोस्ट डिसोसिएशन होता है। ये देखिए, ऑलमोस्ट डिसोसिएशन। और जब इनका ऑलमोस्ट डिसोसिएशन यानी कि इनके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रेट बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इनमें नंबर ऑफ आयंस अधिक बनते हैं, मोर प्रोड्यूस, ये मैं कह सकता हूँ। और जब नंबर ऑफ आयंस अधिक प्रोड्यूस होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी अधिक होगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ दूसरी तरफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप क्या देखेंगे, इसका पहले एग्जांपल हम लोग देख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अमोनियम एसीटेट CH3COONH4 हो गया, ये सॉल्ट हो गया, वीक एसिड और वीक बेस के कम्बिनेशन से बना हुआ है। जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, ये वीक एसिड हो गया। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया NH4OH, ये वीक बेस है। तो इनमें आप देखोगे कि इनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, इनमें पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन मोर देन वन स्टेप में होता है। तो इसमें आप देखेंगे पार्शियल डिसोसिएशन होता है, या इसको कह सकते हैं इनकम्प्लीट डिसोसिएशन कहेंगे। और जब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें नंबर ऑफ आयंस कंपेरेटिवली इसके कंपेयर में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपेयर में कम बनेंगे। तो ये देखिए, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आर लेसर। और जब नंबर ऑफ आयंस इसके कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कम होगा किसके कंपेयर में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इन सारी बातों का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अधिक होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है। ये पहला मैंने आपको फैक्टर बता दिया। अब दूसरा मैं फैक्टर बताने जा रहा हूं,
ये देखिए सेकेंड फैक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये सेकेंड फैक्टर क्या है? साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन, ये मैं बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं सेकेंड फैक्टर के बारे में। जो मैं सेकेंड फैक्टर आपको बताने जा रहा हूं, साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन, ये बात देखिए। ये साइज ऑफ आयंस और सॉल्वेशन में क्या डिफरेंस है जरा समझिए। अगर मैं दो कैटायंस या दो एनायंस या कैटायंस और एनायंस में कंपेयर करता हूं, तो जिस आयंस का साइज बड़ा होगा, मतलब बल्कि होगा, उसका मूवमेंट कम होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं दो पर्सन में कंपेयर करता हूं। एक पर्सन पतला दुबला है, छरहरे शरीर वाला है, दूसरा जो पर्सन बहुत बल्कि है, मोटा है, तोंद निकला हुआ है, पेट निकला हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो पतला दुबला वाला आदमी है वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा, बहुत तेज़ी से दौड़ पाएगा, उसका मूवमेंट फास्ट होगा। और जिसका शरीर भारी भरकम है उसमें मूवमेंट स्लो होगा, है ना। तो ये बात समझ में आई कि अगर आयन का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कम होगा, और अगर आयन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन अधिक होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करते हैं, ये देखिए, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करते हैं, तो आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या देखेंगे, इसका आयन के साइज के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। ये साइज ऑफ आयन इसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर आयन का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कम होगा, और अगर आयन का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन अधिक होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मूवमेंट ऑफ आयन पे डिपेंड करता है। पहले फैक्टर में मैंने आपको बताया, और मूवमेंट ऑफ आयन का साइज ऑफ आयन, बल्कनेस ऑफ आयन के साथ इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन की प्रोसेस सेम प्रोसेस होती है। किसी आयन का सॉल्वेंट के साथ, वाटर के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उसका सॉल्वेशन उतना ही अच्छा होता है। तो ये जो सॉल्वेशन है, सॉल्वेशन या इसी को कहते हैं हाइड्रेशन कहते हैं। ये सॉल्वेशन या हाइड्रेशन का रिलेशन किस पे डिपेंड करता है? इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि सॉल्वेंट वाटर है, क्योंकि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इस वजह से। तो वाटर के साथ जितना ज़्यादा उसका इंटरेक्शन होगा उसका सॉल्वेशन उतना ही अधिक होगा। और सॉल्वेशन का आयन के साइज के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्वेशन होता है इसका साइज ऑफ आयन के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर आयन का साइज छोटा है तो वाटर की एक मोटी लेयर जो तो उसके चारों तरफ आ जाएगी, और वाटर की अगर एक मोटी लेयर जो तो उसके चारों तरफ आ जाएगी तो वो बल्कि हो जाएगा, उसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा, बल्कनेस बढ़ जाएगी। बल्कनेस बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कम हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का किसके साथ होता है? कंडक्शन का सॉल्वेशन के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं अगला रिलेशन आपको बताने जा रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है इसका सॉल्वेशन के साथ ऐसा रिलेशन है। ये सारे रिलेशन आप ध्यान रखिएगा। ये रिलेशन मैंने आपको बताया, ये देखिए। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी आयन का सॉल्वेशन ज़्यादा हो रहा है, हाइड्रेशन अधिक हो रहा है, तो उसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेशन बढ़ने पर वाटर की लेयर जो था उसके चारों तरफ जब बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो बल्कनेस बढ़ जाएगा, आयन का साइज बढ़ जाएगा। तो आयन का साइज, बल्कनेस सॉल्वेशन होने पर बल्कि हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कम हो जाएगा। ये मैंने आपको दूसरा फैक्टर बताया। अब आइए हम लोग तीसरे फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी।
नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। आइए देखते हैं। थर्ड वाला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। आप जानते हैं कि सॉल्वेंट दो तरीके का होता है, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में वाटर को इंक्लूड करते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, बेंजीन, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, ईथर, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो पोलर सॉल्वेंट में ऑलमोस्ट वाटर में ऑलमोस्ट सभी जो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व होकर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब आयन का फॉर्मेशन करते हैं तो जब नंबर ऑफ आयंस अधिक होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी अधिक होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। अगर वाटर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होता है, तो वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस में कैटायंस और एनायंस को जल्दी डिसोसिएट कर देता है, दूर दूर कर देता है। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं विस्कोसिटी की बात करते हैं। विस्कोसिटी किसको कहते हैं? गाढ़ेपन को। और विस्कोसिटी वर्ड विस्कस वर्ड लिक्विड सब्सटेंस के लिए अप्लाई होता है। जैसे इस कंटेनर में पानी है और अगर इस पानी में देखिए तो फ्लूइडिटी पाई जा रही है। अगर मैं ढक्कन खोल दूंगा तो पानी बहुत तेज़ी से निकल आएगा और ये फैलेगा, डिफ्यूज होगा बहुत तेज़ी के साथ। अगर इसी में मस्टर्ड ऑयल है या डीजल इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल जो हम लोग बाइक्स में, कार में डालते हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो क्या उसके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट, फ्लूइडिटी इतनी ज़्यादा होगी क्या? नहीं होगी। तो अगर कोई भी ऐसा सॉल्वेंट है जिसकी विस्कोसिटी अधिक है, तो ऐसी कंडीशंस में उसमें इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस जल्दी डिसोसिएट होता है, साथ ही साथ आयंस का मूवमेंट फास्ट होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि विस्कोसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करता हूँ तो इस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के साथ, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कितना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है। अगर लिक्विड गाढ़ा हुआ तो मूवमेंट स्लो होगा, लिक्विड पतला हुआ तो उसका मूवमेंट फास्ट होगा। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के साथ इनवर्सली रिलेशनशिप होता है, यानी कि किसी लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी कम होगा, और अगर ये कम हुआ तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन ज़्यादा होगा, अधिक होगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। ये तीसरा फैक्टर मैंने बताया। इसके बाद मैं आपको फोर्थ फैक्टर बताने जा रहा हूँ, वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। इसको मैं मिटा दूँ। फोर्थ फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। एक एक बात को ध्यान से समझिएगा, ये बाकी फैक्टर भी बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। फोर्थ फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये जरा समझिएगा बच्चों। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चाहे जो भी हो, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो या सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, पतला हो, सॉल्वेंट अधिक है, सॉल्यूट कम है, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि नंबर ऑफ आयंस होता है ऑलमोस्ट सेम प्रोड्यूस होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। ठीक है ना? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड नहीं होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। लेकिन अगर जो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस का, जैसे एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का जो था सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं, और अगर वो सॉल्यूशन कंसंट्रेट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा,
डिसोसिएशन का रेट कम होगा तो नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होंगे। तो अगर उसी सॉल्यूशन को मैं डाइल्यूट कर दूं, उसमें सॉल्वेंट और मिला देता हूं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने की वजह से आयंस बढ़ जाएंगे और आयंस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी बढ़ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मैं कहता हूं कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जरा समझिएगा, यह है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कौन से हो गए, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे अमोनियम एसिटेट हो गया। ये देखिए अमोनियम एसिटेट, इन सभी के केस में आप क्या देखेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कम होता है। तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अगर हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन अगर कंसंट्रेट है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कम होगा तो नंबर ऑफ आयंस भी कम बनेंगे। लेकिन अगर यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो सॉल्यूशन जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन अगर होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी बढ़ेगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएगा बेटा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl, KCl, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कोई भी है, HCl, NaOH, कोई भी है, तो सॉल्यूशन चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसंट्रेट हो, उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ऑलमोस्ट जितना उसको डिसोसिएट होना है, जितने आयंस बनाना है, वो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम उसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते हैं, तो जो कैटायंस और एनायंस हैं उनके बीच का जो है डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो उसका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, और मूवमेंट फास्ट होने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ता है बेटा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ आयंस पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता है डाइल्यूट करने पर सॉल्यूशन को, लेकिन आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है। तो आयंस के मूवमेंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आयन के मूवमेंट बढ़ने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बढ़ जाता है। तो सिंपली मैं लिख रहा हूं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करते हैं, तो ये इसका डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ जाता है लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ आयंस पे फर्क नहीं पड़ता। जबकि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे फर्क पड़ता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एक लास्ट फैक्टर और है, उसको कहेंगे टेम्परेचर कहेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताना चाहता हूँ। पांचवा फैक्टर है और ये फैक्टर है टेम्परेचर। अगर हम लोग पांचवें फैक्टर की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर के साथ किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, उसके कंडक्शन का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, वो मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 298 केल्विन पे रखा गया है, अगर टेम्परेचर में बढ़ा के 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ, 60 कर देता हूँ,
तो उसका डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, तेजी से होगा। तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ आयंस जल्दी प्रोड्यूस होंगे। तो जब नंबर ऑफ आयंस तेजी से प्रोड्यूस होंगे, साथ ही साथ जो है काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, किसको मिलेगी? आयंस को। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी बढ़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस हो, तो अगर हम लोग उसके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन का जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो बढ़ाने पर डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है बेटा, डिकम्पोजिशन बढ़ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस जल्दी प्रोड्यूस होंगे, साथ ही साथ आयंस को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, उसका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं कि कोई मेटेलिक कंडक्टर है, तो मेटेलिक कंडक्टर को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं मेटेलिक कंडक्टर के लिए? तो अगर मेटेलिक कंडक्टर के लिए मैं बात करता हूं तो ये जरा समझिएगा। फॉर मेटेलिक कंडक्टर, ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए था। फॉर मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर के लिए सबसे पहला फैक्टर अगर हम लोग बात करें, टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जो कंडक्शन होता है या कंडक्टिविटी हम लोग कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कह सकते हैं, है ना, मेटल की, तो इसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सॉरी, इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट नहीं, इन्वर्सली। इन्वर्सली का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर कम करने पर बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि ये मेटल है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेटेलिक कंडक्टर के कंडक्टेंस को कौन इफेक्ट करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी को कौन इफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स। तो पहला जैसे फैक्टर मैंने लिखा है टेम्परेचर, तो मेटेलिक कंडक्टर के कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की बात करते हैं तो टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम करने पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसके पीछे कारण क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर एक कोई मेटल है, मान लीजिए कि एल्युमिनियम का ही मेटल है, इसमें सारे के सारे जो है एल्युमिनियम के एटम्स हैं, तो इसमें कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसमें करंट का फ्लो होगा। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉनों में भगदड़ मच जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्टर है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। नेचर का मतलब क्या हुआ? जैसे आप देखो, मेटल भी कई अलग अलग तरीके के होते हैं, कई मेटल सॉफ्ट होते हैं, कई मेटल बहुत हार्ड होते हैं। तो क्यों जो है हार्ड होते हैं, क्यों सॉफ्ट होते हैं, ये इसके स्ट्रक्चर पर, इसके आयनिक कॉन्स्टिट्यूशन पर, इसके एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि कोई मेटल सॉफ्ट है तो उसकी कंडक्टिविटी अधिक होगी, या हम कह सकते हैं कि अगर किसी जो मेटल का कॉम्पैक्टनेस कम है, यानी कि उसके आयंस में अट्रैक्शन फोर्स उसका कम है, उसके आयंस थोड़े से लूजली बॉन्डेड है, तो ऐसी कंडीशन में कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कॉम्पैक्टनेस बढ़ने पर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर कॉम्पैक्टनेस कम है, यानी कि आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वैलेंसी ऑफ मेटल। अगर दो मेटल के बीच में हम लोग कंपेयर करते हैं, एक मेटल की वैलेंसी अधिक है, दूसरे मेटल की वैलेंसी कम है, तो जिसमें वैलेंसी अधिक है, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कंडक्टेंस, उसकी कंडक्टिविटी अधिक होगी। तो वैलेंसी पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप के मेटल्स के कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम गोल्ड की होती है, उससे कम कॉपर की होती है, उससे भी कम एल्युमिनियम की होती है, उससे भी कम आयरन की होती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर से आयरन की तरफ जैसे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, कॉम्पैक्टनेस बढ़ती जा रही है, हार्डनेस बढ़ती जा रही है। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वैलेंसी कम होती जा रही है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड।
अगले लेक्चर में मैं कुछ नए इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इम्पॉर्टेंट थ्योरी, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा और न्यूमेरिकल भी बता सकता हूँ। तब तक आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही ऑन रखिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।